नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एमपी में 9 अगस्त से 4 दिवसीय मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र को लेकर के अधिसूचना भी जारी हो गई है। लेकिन इस सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस होती है और इस दौरान एक दूसरे के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल भी खूब होता है। अब इन शब्दों की लिस्टिंग कार्रवाई में नहीं होती है। ऐसे में विधायकों को पहले से आगाह करने के लिए विधानसभा की तरफ से असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी तैयार की गई है, जिसमें 300 शब्दों को रखा गया है। विधायकों को जानकारी देने के लिए शब्दकोश भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और उन्हें किन शब्दों से बचना चाहिए। असंसदीय शब्दों में पप्पू, फेंकू, चोर, नालायक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर सदन के अंदर संसदीय शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। इनको इसके बाद अभिभाषण से हटाना पड़ता है। हालांकि इस अभ्यास का मकसद सदस्यों को इन शब्दों के बारे में सूचित करना है जो उन्हें विधानसभा में इस्तेमाल नहीं करने हैं। अब इस हैंडबुक में ऐसे लगभग 300 शब्द हैं। इसको लेकर के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि सूची के साथ साथ और हैंडबुक को तैयार करने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लगा है। ये सदन की मर्यादा को मेंटेन करने की भूमिका को निभाएंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि गिरती हुई इन असंसदीय शब्दों या फिर इन मर्यादाओं के बीच में ये जो डिक्शनरी बनाई गई है इसका कितना लाभ मिलेगा। लेकिन आज हम इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस डिक्शनरी को लेकर के, इस नए नियम को लेकर के नेताओं का कहना क्या है, पहले इसको सुनिए। माननीय हमारे स्पीकर साहब ने एक अच्छी पहल की है कि विधानसभा में जो भी डिस्कशन हो वो पूरी तरह संसदीय भाषा में हो, असंसदीय शब्द ना हो, और उसके लिए एक आचार संहिता लागू की गई है। उसका सभी को पालन करना चाहिए और निश्चित रूप से ये एक सार्थक और सकारात्मक पहल है। तो पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि राजनीति के अंदर जो शुचिता है उसकी काफी कमी देखने को मिली हो, और ऐसे में आप लोग अक्सर देखते हैं चाहे संसद की कार्रवाई हो या विधानसभा की कार्रवाई, वहां पर जिस शब्दों का इस्तेमाल होता है कभी कभी उससे बहुत दुख भी पहुंचता है और सोच में लोग ये भी पड़ जाते हैं कि आखिर ये चुने हुए माननीय इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। शायद इसी कवायद में अब ये जो नई डिक्शनरी तैयार की गई जिसके अंदर 300 शब्दों का बाकायदा लिस्टिंग की गई है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या इस बार ये मान के चलें कि इस बार की ये जो विधानसभा का मानसून सेशन है उसके अंदर ये जो माननीय है इसका ख्याल रखेंगे और इसके क्या मायने समझे जाए, आज इसी पर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं। नरेंद्र शिवाजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पैनलिस्ट हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है नरेंद्र शिवाजी आपका। और वियान खुंगले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वियान खुंगल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा इस चर्चा की, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है चाहे लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई हो या फिर राज्य की विधानसभा की कार्रवाई, अक्सर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है जो कि बिल्कुल संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होते हैं और उसको लेकर के कई बार हम लोगों ने देखा है कि काफी गहमा गहमी भी होती है। अब ये जो 300 शब्द लिस्ट किए गए हैं जिसको लेकर के अब बाकायदा ये भी बात है कि ट्रेनिंग भी होगी, आप लोगों को डिक्शनरी भी मिलेंगी, कैसे इसको हम लोग देखें और क्या इसको हम ये मान के चलें कि अब इस बार जो विधानसभा की कार्रवाई है कम से कम उसके अंदर असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होगा या उस पर रोक लगेगी? इस फैसले को कैसे देखा जाए? नरेंद्र शिवाजी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पहल अच्छी है और हमारे जो सदन जो है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इसमें एक से एक महानुभाव रहे हैं, एक से एक महापुरुष ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अनेकों बार बहुत स्वस्थ चर्चा पक्ष विपक्ष के बीच में होती रही है, लगातार होते रही है। एक दूसरे की खामियां बताने का काम यदि हुआ है तो एक दूसरे की अच्छे कामों की प्रशंसा भी हुई है इन सदनों के अंदर। तो निश्चित रूप से मर्यादा बनी रहे, इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे शब्दों का उपयोग ना हो जो सुनने में या आचरण में, व्यवहार में मर्यादाओं के उल्लंघन करते हुए दिखे। मैं समझ, देखिए आप संसदीय का महत्व इस बात से हम समझ सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में भी यदि कोई गलत शब्दों का उपयोग करता है तो उससे कहते हैं असंसदीय शब्दों का उपयोग मत करिए। अर्थात असंसदीय से अर्थ ये है केवल कि जो संसद के अंदर ना बोले जा सके। तो मैं समझता हूँ कि जो एक मानक के रूप में संसद को मान लिया गया हो तो उस मर्यादाओं को, माननीय को मानना चाहिए। तो उस दिशा में ये अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ पक्ष विपक्ष दोनों ही इसको निभाएंगे तो स्वस्थ चर्चा होगी और जनहित में और राष्ट्रहित में अच्छे मुद्दों पर अच्छी बहस होगी।
वियान कोंगल जी, एक रिएक्शन मैं आपका भी इस पर चाहूंगा, क्योंकि असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा या विपक्ष की तरफ से हो रहा, दोनों तरफ से हम लोग देखते हैं कि कभी कभी गहमा गहमी के बीच में कुछ इस तरीके के शब्द होते हैं जो कि वाकई में सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, और लगता भी है कि लोकतंत्र के अंदर आखिर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि। ये 300 शब्दों की जो डिक्शनरी तैयार की गई है, क्या इससे उम्मीद आपको लग रही है कि इस बार कम से कम मानसून सेशन जो कि 9 अगस्त से शुरू होगा, उम्मीद ये की जाए कि इस बार संसदीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होगा या कम से कम कुछ उससे सबक लिया जाएगा? कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का इसमें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे जैसे युवा हों, चाहे छोटे छोटे मासूम बच्चे हों, आजकल लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को अपना आदर्श भी मानते हैं, और जनप्रतिनिधियों से एक अपेक्षा होती है भाषा की मर्यादा की और शुचिता की। ये जो सदन है, चाहे हमारा लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे हमारे विधानसभा हो प्रदेश में, ये सदन रेत और गारे के मात्र भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का वह मंदिर है जिस लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ने विगत 70 सालों से पोषित किया है। और आज इस सदन के माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी आवाज को उठाएं, जनता की आवाज को उठाएं और जनता की मूलभूत सुविधा मूल समस्याओं को लेकर अपने अपने क्षेत्रों से लेकर उस सदन के अंदर, लोकतंत्र के उस मंदिर के अंदर पहुंचे, ये कांग्रेस पार्टी अपेक्षा करती है। और भाषा की शुचिता की और संसदीय गरिमा की जो है कांग्रेस पार्टी सदैव हितैषी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सदन के अंदर, जब कोरोना काल के अंदर कोरोना की अव्यवस्थाएं इस मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे हमारा किसान वर्ग की समस्याएं हो, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग की डीए से लेकर महंगाई भत्ते से लेकर जो हमारे कर्मचारी वर्ग की समस्या हो, या हर प्रकार से समाज का हर वर्ग जब पूरी तरीके से असंतुष्ट और गुस्से में दिखाई देता है, तो वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो गुस्सा भी सदन तक पहुंचता है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो सदन में वो गुस्सा निकलता भी है। इसमें कहीं ना कहीं लेकिन भाषा की मर्यादा को लेकर जो अध्यक्ष जी ने कदम उठाया है, मैं उस कदम की सराहना करने के साथ साथ यह भी कहता हूं कि यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने गुस्से को सही तरीके से अगर प्रेजेंट करके संसदीय गरिमा को और नियमावली को पालन करते हुए यदि अपनी समस्याएं बोले, तो कम से कम उसके उसकी सदन के अंदर ऐसा वातावरण निर्मित करना यह अध्यक्ष जी का काम होना चाहिए कि जिस वातावरण से जनता की मूल समस्याएं जो है उस सदन के अंदर उठाई जा सके और उनका निराकरण सभी दलों को मिलकर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नरेंद्र जी, मुझे ये बताएं कि इससे बदलेगा क्या, जो कि ऐसा नहीं है कि संसदीय भाषाओं का जो इस्तेमाल है उसको कभी भी परमिशन थी कि आप जो है विधानसभा के अंदर या लोकसभा राज्यसभा, हालांकि वहां तो नियम पहले से है, लेकिन विधानसभा के अंदर स्पेसिफिकली भी ये जो शब्द होते थे जो कि अमर्यादित होते थे, ये कभी भी विधानसभा की कार्रवाई में उनको लिखा नहीं जाता था। लेकिन अब एक डिक्शनरी दे देना या 300 शब्दों को उसके अंदर लिस्ट कर देना, क्या आपको लग रहा है कि इससे जो अपेक्षित परिणाम की कोशिश हो रही है वो मिल पाएगा? क्योंकि जिसको जो कहना है या जिसका जो तरीका है वो इन शब्दों को लिस्टिंग कर देने मात्र से कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं फिर आपसे समझना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मैं विवियन भाई ने जो बात कही उनकी बात अधिकतम बातों से मैं सहमत हूँ, परंतु केवल एक बात मैं उनके उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा 70 साल से कांग्रेस कोशिश कर रही है। ठीक है, कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ में अनेकों विपक्षी दल भी जो रहे समय समय पर, अन्य राजनीतिक दलों ने भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस लोकतंत्र को मजबूत करने में निभाई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या जो पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया आयुष जी, निश्चित रूप से जब एक डिक्शनरी तैयार कर दी गई है, एक शब्दावली की एक सूची तैयार कर दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे लाभ सबसे बड़ा ये होगा कि लोगों को एक तय सूची मिल जाएगी कि इन शब्दों का उपयोग नहीं करना। कई बार क्या होता है, किसी ने कोई शब्द का उपयोग किया, फिर उस पर ही बहस होने लगती है कि ये संसदीय है या नहीं है, फिर अध्यक्ष पर वो निर्णय चला जाता, तो वो वैसी स्थिति बनेगी नहीं। जब आप पर रेडी सूची है, एकदम तैयार सूची है, तो उससे आप देख सकते हैं ये शब्द का उपयोग नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय जी इस बात का पालन करेंगे तो सदन का समय बचेगा और एक स्वस्थ बहस सदन में होगी। तो निश्चित रूप से कि जैसा कि विपक्ष के प्रवक्ता के नाते विवियन जी ने भी कहा, आयुष जी आपने भी इस डिबेट की प्रस्तावना में कहा, तो मैं समझता हूँ कि इससे एक स्वस्थ बहस होगी। और देखिए, जो लोकतंत्र का अर्थ है
स्वस्थ देखिए नरेंद्र जी एक चीज और यहाँ पे वियान खोंगल जी ने कही कि देखिए जो जनता का जो गुस्सा है, जो कि उनका जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, जाहिर बात है कि वो उनके संपर्क में रहता है, वहां से अब जनता के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई समस्या हो रही है तो वो एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके के शब्द निकल जाते हैं। हो सकता है इंटेंशनली, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं उसके अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनमें इंटेंशनली ना वो हो सकता है कि वो आवेश में निकल गया या फिर हीट ऑफ द मोमेंट आप उसको कह लें, जो भी उसके लिए आप शब्द का इस्तेमाल करना चाहें। तो क्या ये एक बड़ा कारण होता है और उसको भी अगर आप लिस्ट कर रहे हैं और जनता के तरफ से अगर ये फीडबैक मिल रहा है कि नहीं उनकी जनता परेशान है, तो क्या इसकी संभावना है कि ये जो लिस्ट आपने शब्द किए हैं जब बहस होगी तो उस दौरान इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा? ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा, इसको थोड़ा समझाएं नरेश जी। बिल्कुल 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 आइए, निश्चित रूप से सदन के अंदर जो जनप्रतिनिधि आए वो जनता की बात रखने आए हैं और जनता की गंभीर बातों को भी, ज्वलंत बातों को भी उनको सदन के अंदर रखना है और पूरे आक्रोश के साथ रखना चाहिए। लेकिन उसमें जो मर्यादा का पालन जब हम करते हैं, अपनी शब्दावली सही होती है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी एक लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, लेकिन उनके भाषण को सदैव तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर तमाम नेताओं ने उनके भाषणों को हमेशा सराहा और उनके जो सदन के अंदर भाषण रहा करते थे वो हमेशा बड़े जनता की भावनाओं से ओतप्रोत रहते थे, जनता की समस्याओं को उठाने वाले रहते थे, लेकिन हमेशा मर्यादित भाषा, मर्यादित शब्दों का उपयोग होता था। तो निश्चित रूप से जो माननीय है वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो और अच्छे से अपनी क्षेत्र की जनता की समस्या सदन में रखना चाहते हैं, वो जितने अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे उतने अच्छे से उनकी समस्या सदन में सुनी जाएगी और समस्या सुनी जाएगी तो समाधान भी होगा। अन्यथा जनता की समस्या के उठाने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो उस शब्दों पर ही बहस होने लगेगी और समस्या द्वितीय बन जाएगी, उसकी बात समस्या खत्म हो जाएगी और समस्या केवल शब्द हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है, मैं समझता हूँ कि इस तरह का माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्णय किया उसका पालन करेंगे तो सदन के अंदर वातावरण भी अच्छा होगा और जनता की समस्याएं भी बेहतर तरीके से रखी जा सकेंगी। वियान खोंगल जी, आपको नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता तो मुझे लगता है कि काफी पहले से थी और ऐसा नहीं है कि इस सेशन के अंदर ही, हालांकि ठीक है अब जब भी इसकी शुरुआत करें तभी बेहतर है, लेकिन अगर पहले से ही थोड़ा इस विषय को लेकर के या इसके ऊपर अगर और कोशिश की गई होती तो पहले भी हो सकता था। बहुत सारे ऐसे वक्तव्य हैं जो कि मुझे भी याद हैं, मैं उसको यहाँ कोट नहीं कर सकता हूँ, उन सारे वक्तव्यों से हम लोग बच सकते थे थोड़ा पहले अगर इसकी और पहल हो गई होती। क्या इसको कैसे और देखेंगे? और क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि पहले शुचिता थी अब गिर गई, तो इसके पीछे के भी कारण आपको क्या नजर आते हैं? और सिर्फ 300 शब्दों को बांध देने मात्र से आपको लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा कुछ बदलेंगी? खोंगल जी। आयुष सर, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब से हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुई है, श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ है, तो उसके तमाम जो हमारी संसदीय नियमावली है उसके अंदर ऑलरेडी ये व्यवस्था है कि जो संसदीय शब्द होते हैं, अमर्यादित शब्द होते हैं, उनको विलोपित करने की जो है व्यवस्था ऑलरेडी हमारे संसदीय सिस्टम के अंदर, संसदीय प्रणाली के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात का श्रेय लेना चाह रही है कि आज एक जो कुछ अमर्यादित शब्दों की सूची बनाकर यदि विधायकों को भेजी जा रही है और उस बात का यदि श्रेय लेना चाहती है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी शेयर करना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों के साथ कि अभी 12 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों का जो है महाराष्ट्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर और स्पीकर के साथ उनकी अभद्रता को लेकर उनको सस्पेंड किया गया था महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर। ये लेटेस्ट एग्जांपल है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जहां पर सदन में उन्होंने मर्यादाओं को भंग किया है और सदन के अंदर उन्होंने सदन को चलने के लिए सबसे ज्यादा बाधित करने का कार्य इन्होंने किया है। तब कहाँ गई थी सदन की मर्यादाएं और ताक पर रखी गई थी जब 28 हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के एमएलएस को ले जाकर बेंगलोर में रखा गया था, जब हमारे हमारे विधानसभा के स्पीकर एमपी प्रजापति सारे नियमावली का हवाला दे रहे थे कि उनको यहाँ पे सदन में उपस्थित करवाया जाए, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं की गई और उसके बाद में मनमाने तरीके से जाके उनको वहां पर सदन की गरिमा को, लोकतंत्र की हत्या की गई थी मध्य प्रदेश के अंदर। तब कहा गया था जब पौंडीचेरी हो, गोवा हो, मणिपुर हो, असम हो, तमाम सरकारों को डिस्टर्ब करके गिराया गया, सदन के अंदर लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या की गई। अभी लेटेस्ट एग्जांपल में आप देखेंगे लोकसभा के अंदर किस प्रकार से जो है कृषि कानूनों को पास किया गया। तो सदन की मर्यादा भंग करने का जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी इसको बखूबी करना जानती है और भारतीय जनता पार्टी
सबके जो नेतागण हैं सबसे ज्यादा अग्रेसिव होकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना जानते हैं। शायद उन्हीं की इस परिपाटी से जो है वाकिफ होकर जो है माननीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया और तमाम ऐसे शब्दों को हटाने का कार्य किया जो कि अमर्यादित और असंसदीय श्रेणी में आते हैं। नरेंद्र शिवाजी, मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब भी दें, साथ ही साथ अब तो देखिए अमर्यादित शब्द कौन ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इसमें भी पार्टी बंदी मुझे दिख रही, क्योंकि खोंगर साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता, और उन्होंने तमाम एग्जाम्पल भी दिए, महाराष्ट्र विधानसभा का भी जिक्र उन्होंने इसी में साथ में छेड़ दिया, ज्यादातर नेताओं की फहरिस्त वो है जो कि भारतीय जनता पार्टी के, जो कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं चाह रहा हूं जवाब दें इस बात का। ना बिल्कुल, देखिए आयुष जी, अब चूंकि खोंगल जी को भी लग रहा था कि डिबेट बड़ी शांति से निपट रही है, तो उन्होंने कुछ इधर उधर से लपेट लपाट के कुछ चीजें लेके आए हैं। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में देखिए जितना शब्दों का उपयोग करना लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, जितना कि सदन के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सभा में साथ ना, मतलब उसमें भाग न लेने देना। तो कांग्रेस ने तो उनको रोका कि सदन में भाग न ले पाए, सदन की कार्रवाई में भाग न ले पाए, तो ये ज्यादा अलोकतांत्रिक है बनस्पत स्थिति। यदि कुछ उन्होंने अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन यदि उनको जो सदन से निष्कासित कर दिया और लंबे समय के लिए निष्कासित कर दिया, ये अधिक अलोकतांत्रिक था। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा इनके विधायकों के लिए उनको कोई हम जबरदस्ती नहीं लेगा, कोई उनके अपहरण नहीं कर लिए गए थे, वे अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से बाद में आए हैं, अपनी मर्जी से उन्हें इस्तीफे दिए हैं, अपनी मर्जी से फिर दोबारा चुनाव लड़े हैं, और जनता ने फिर जो जनादेश दिया उसको हमने स्वीकार किया, कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ा। तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया है, 28 में से 19 सीटें जीत के हमने जनता के समर्थन को प्राप्त किया। तो मैं नहीं समझता कि उसमें ऐसा कोई जो खोंगल जी आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है। जहां तक ये जो आज की हमारी डिबेट है, निश्चित रूप नरेंद्र जी, मैं इसी पर आने वाला था। मुझे ये बताइए कि अभी इसकी क्यों लगा आप लोगों को कि जरूरत पड़ी है, क्योंकि वैसे भी मैंने पहले भी कहा कि जो असंसदीय शब्द होते थे वो विधानसभा की कार्रवाई में उसको आप लोग नोट तो नहीं करते थे ना, वो लिखे वैसे भी नहीं जाते, तो उसको हटा दिया जाता था। जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या लग रहा है कि विगत दिनों को ज्यादा बढ़ गई है, या फिर असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल कुछ ज्यादा होने लगा है इसलिए आवश्यकता है, या इसके पीछे का कुछ और कारण है? नरेंद्र जी, अभी क्यों आवश्यकता लग रही है? बिल्कुल आयुष जी, देखिए कोई भी जब पदाधिकारी बनता है, नया किसी को भी नया दायित्व मिलता है, तो जिस तरह से अभी नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं, जब उनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, वे भी चाहते हैं कुछ नवाचार हो, सदन को चलाने के लिए कुछ नए प्रयोग हो और कुछ और अच्छे तरीके से सदन को चलाया जाए। तो निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपनी स्वेच्छा से ये नवाचार किया। इसे भारतीय जनता पार्टी श्रेय नहीं ले रही, कदापि ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये तो सदन का है। और विधानसभा अध्यक्ष केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये पूरे सदन के अध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इस पहल को एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के रूप में देखना चाहिए, पार्टी बंदी से थोड़ा सा हटके। वियान कोंगल जी, इसमें पार्टीबाजी से थोड़ा ऊपर उठ करके इसको क्यों नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों के लिए है ना, उसमें पक्ष के भी विधायक हैं, विपक्ष के भी विधायक हैं। अगर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कुछ ऐसी चीज जो कि आपत्तिजनक हो सकती है, उसके लिए डिक्शनरी को तैयार कर दिया गया है। इसमें पार्टी बंदी या फिर पार्टी पॉलिटिक्स कैसे आ रही है, मैं ये थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। और जो बात कही यहाँ पर नरेंद्र जी ने, मैं चाहूंगा उसका भी आप जवाब दें साथ में। पहली बात तो मैंने डिबेट की शुरुआत जो है वो माननीय अध्यक्ष जी की प्रशंसा और उनकी सराहना से की है। मैं बहुत छोटा सा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, काफी सीनियर लीडर है, लेकिन उसके बावजूद भी एज ए यूथ ऑफ दिस स्टेट मैंने उनकी तारीफ की और मैं उनकी प्रशंसा के साथ ही मैंने अपने वक्तव्य को शुरू किया। उनके संस्कार कहीं ना कहीं कांग्रेस के हैं, वो पहले एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन, वन ऑफ द रीजन मैं इसको मानता हूँ। तो मुद्दे की बात यह है सर कि आज भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति कई मामलों में ऐसे दिखाई देती है कि कांग्रेस के समय में माननीय कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी सदन को जो बाधित करने वाले जो जितने भी एमएलए हैं या जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उनके लिए सीधा सीधा नियम लेके आना चाह रही थी कि जो भी जितने समय के लिए सदन बाधित होगा उस समय में हम एमएलए की भत्तों में कटौती करेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी के जितने एमएलए थे या कांग्रेस पार्टी हमारे माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी हो, चाहे माननीय कमलनाथ जी हो, किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी।
उस समय में मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का विरोध किया था कि जो है सदन को बाधित करने के समय में जो भत्ता दिया जाता है उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए विधायकों की। तो ये बताइए आप कि जब ये दोहरी नीति नहीं है कि एक तरफ आप सदन की मर्यादाओं को, सदन की गरिमा को, सदन की नियमावली को और ज्यादा प्रशस्त और मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी जगह जब कांग्रेस की सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही थी तब आप लोग उसका विरोध करने का कार्य कर रहे थे। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी दोहरी नीति होती है कि कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती है तो वहां ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, मुद्दे से चीजों को भटकाएं, अपने मन मुताबिक उस दिशा के अंदर लेके जाए जहां पर कि कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे पिछड़ते चले चलिए जाए। वियान जी अब आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूँ, समय मेरे पास बहुत कम है। ठीक है, नरेंद्र जी जवाब दे दें। देखिए कोंगल जी, ये जिस तरह से बोल रहा है कोंगल जी, तो मैं समझता हूँ कि यदि इनका बहुमत था और ये कुछ लाना चाहते थे तो आराम से कर सकते थे। आयुष जी इनसे पूछिए कि इनको किसने रोका था। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते यदि इनके साथ नहीं भी थी तो यदि बहुमत था तो ये उसको पूरा कर सकते थे। इनकी करने की नियत होनी चाहिए, हमारी करने की नियत है तो हम करते हैं। अभी हम पर आरोप लगा रहे थे कि आपने कृषि बिल ऐसे पास करा लिए, 370 वैसे पास करा ली। अरे भैया हमारा बहुमत है, हमारी नियत 370 धारा हटाने की थी तो हमने लोकसभा में भी पास करा लिया, राज्यसभा में भी पास करा लिया। आप उधम मचाते रह गए। तो नियत होनी चाहिए। यदि आपकी नियत थी कि ऐसा कोई नियम बने तो आपको बनाना चाहिए था। इसका मतलब यह तो आपको डर था। चलिए नरेंद्र जी आप किसी बात के साथ मैं चर्चा यही समाप्त करूंगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि 300 शब्दों की एक डिक्शनरी तो बना दी गई है, लेकिन इसके लिए भी आपको इंतजार 9 अगस्त तक का करना होगा और देखना यह है कि इस बार मानसून सत्र के अंदर क्या ये डिक्शनरी कोई काम आने वाली है, क्या इस बार संसदीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होगा। 9 अगस्त का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।